बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है 3 जून प्लान 1947। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि हम कोई भी चीज़ याद करते हैं उसको थोड़ी देर से बाद भूल जाते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट क्या है जी? लेकिन इस बात को अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी आपने पढ़ना है आपने पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, आपका पूरा फोकस उस सेंटेंस पे होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ वो सेंटेंस हो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। आप पूरे फोकस के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ याद करते हैं, वो आपको कभी नहीं भूलती है। एक और पॉइंट, आप चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? फ़र्ज़ करें आपने 40 मिनट्स पढ़ा, देन आपको लगा कि अब मुझे रेस्ट लेना चाहिए। आप उस रेस्ट की ड्यूरेशन में क्या करते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पे नई नई चीज़ें देखते हैं। अब होता क्या है, जो 40 मिनट्स में आपने याद किया होता है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंसानों की दो तरह की मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। अपने ह्यूमन ब्रेन ने डिसाइड करना होता है कि कौन सी बात को शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालना है या कौन सी बात को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है। अब जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो एक जो लेयर हमने बनाई होती है अपनी पढ़ाई की, 40 मिनट जो पढ़ा होता है हमने वो याद किया होता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। उसके बाद हम 10-15 मिनट मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है किसकी? उस मोबाइल की चीज़ों की जो हमने देखी होती हैं उस टाइम में। तो क्या है कि आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। आपने अगर रेस्ट लेना है, आपने मोबाइल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपका क्या काम होगा, अगर आपने रेस्ट लेना है 40 मिनट्स बाद या 1 घंटे बाद, आप 10 मिनट बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, लंबे सांस लें, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें, नहीं तो उठ के घर के 2-3 चक्कर लगा लें, अपनी अम्मी से कोई बात कर लें, तो इस तरह से फ्रेश हो सकते हैं। बिसाइड दिस कि आप मोबाइल यूज़ करें और अपनी जो आपने याद किया उसके ऊपर एक लेयर बना दें। तो ये एक वे होता है फोकस होकर काम करने का। सो अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ 3 जून प्लान 1947। 3 जून प्लान 1947 एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से टॉपिक्स के साथ लिंक्ड करता है। किसने दिया 3 जून प्लान? ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ प्लान अनाउंस्ड ऑन 3 जून 1947। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया और उसको अनाउंस किया 1947 मीन्स 3 जून 1947 को। इस प्लान में कुछ प्रिंसिपल्स थे। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया था इस प्लान में कि इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट को या ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया जाएगा, उसकी पार्टीशन कर दी जाएगी। देन सक्सेसर गवर्नमेंट्स वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, और जब पार्टीशन के बाद जो गवर्नमेंट्स बनेगी उनको उनका डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। थर्ड प्रिंसिपल इज अटोनमी एंड सोवरेनिटी टू बोथ कंट्रीज, और दोनों मुल्कों को अटोनमी और सोवरेनिटी मिल जाएगी, कोई भी उनमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वो अपनी अथॉरिटी रखते होंगे। 3 जून प्लान 1947 में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड कर दिया है कि अब तकसीम हिंद को कोई भी नहीं रोक सकता। 3 जून प्लान को एक अच्छे वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी इसकी बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड में क्या मैंने आपको पढ़ाया था, लाहौर रेजोल्यूशन, और लाहौर रेजोल्यूशन के बाद कायद-ए-आज़म का सिर्फ एक ही एम था और वो ये था कि हम एक सेपरेट स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा हम कोई और बात नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि क्रिप्स मिशन प्लान आया, क्रिप्स प्लान लेके आया, ठीक है, लेकिन फेल होके वापस चला गया क्योंकि दोनों पार्टीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आया, कहाँ पर? ब्रिटिश में। उसकी नई पॉलिसीज़ थी, उसने अपनी उस नई पॉलिसीज़ के तहत हिंदुस्तान में किसको भिजवाया? कैबिनेट मिशन को भिजवाया, कैबिनेट मिशन प्लान के साथ। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया। कैबिनेट मिशन प्लान फेलियर की वजह क्या थी? लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कायद-ए-आज़म नाराज़ हो गए थे, उन्होंने बायकॉट कर दिया था, लेकिन देन उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंटरनल गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे। इंटरनल गवर्नमेंट का पार्ट तो बन गए, मुसलमान जिनाह बन के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन के, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक अभी इनको नहीं दिया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो भी फेल हो गया और कैबिनेट मिशन वापस चला गया। तो सब कॉन्टिनेंट के जो हालात थे वो ख़राब से ख़राब होते गए। देन
3 जून प्लान आया, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब तकसीम हिंद कर देनी चाहिए। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। वो क्वेश्चन ये होगा कि एकदम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों ऐसा लगा कि तकसीम हिंद होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी थी और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका एक वर्ल्ड पावर बन के आ चुका था। अब अमेरिका बरतानिया को प्रेशराइज करा था कि आप सब कॉन्टिनेंट से निकलें, उनको भी आज़ाद करें, और आप ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत वीक हो चुके हैं, आप खुद पे फोकस करें, वहाँ से निकलें, और जो पार होती है दुनिया की उसकी बात माननी पड़ती है। तो 3 जून प्लान में फिर ये डिसाइड हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाएगा कहाँ पे, हिंदुस्तान में, ठीक है, ताकि तकसीम हिंद हो सके। और इसके अलावा ये डिसाइड हुआ कि 20 जुलाई 1948 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया से निकल आएगी, अपना हर काम हर चीज़ वाइंड अप करके। देन 20 फेब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन सब कॉन्टिनेंट में तशरीफ़ लेकर आए 3 जून प्लान के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन ने आकर मीटिंग की किसके साथ, जिन्नाह के साथ, और एक प्लानिंग की किसके साथ, कांग्रेस के साथ। आपने मेरे वर्ड्स पे गौर करना। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्नाह के साथ क्या की है, मीटिंग की है, लेकिन प्लानिंग की है किसके साथ, कांग्रेस के साथ। किस तरह से प्लानिंग की है और किस तरह से मीटिंग की है वो देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ही कायद-ए-आज़म को मिला, कायद-ए-आज़म ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लॉर्ड माउंटबेटन के सामने रखा कि हम 1946 के इलेक्शंस जीत चुके हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे थे, तो हम ये बता चुके हैं कि हमारा सिर्फ एक ही एम है, और वो एम क्या है, पार्टीशन। तो कायद-ए-आज़म ने कहा वी नीड सेक्युलर स्टेट एंड वी नीड पार्टीशन। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ किस तरह प्लानिंग की और क्यों प्लानिंग की, ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जब हिंदुस्तान आया तो उसने ये डिसाइड किया था कि जब तकसीम हिंद हो जाएगी तो पाकिस्तान और इंडिया मींस हिंदुस्तान का मैं पहला गवर्नर जनरल बनूंगा, ठीक है, पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान का भी। अब कायद-ए-आज़म ने उनको पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई हमारा जो मेन मोटो है, हमारा जो मेन एम है वो ये है कि हमें अपना एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो हम आपको अपना पहला गवर्नर जनरल नहीं बनाएंगे। क्योंकि कायद-ए-आज़म को पता था कि हमने इतनी मुश्किल, इतनी स्ट्रगल के बाद एक अलग से स्टेट हासिल करनी है, तो उसमें भी हम इन अंग्रेज़ों को अपना गवर्नर जनरल बना के बिठा दें तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो इंडिया थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको अपना पहला गवर्नर जनरल बना देंगे। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर करती जाऊँ कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, और जब इंडिया बना, हिंदुस्तान बना, तो उसके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए 3 जून प्लान में जो पार्टीशन की, प्रोविंसेस की, उसमें फेवर किसको दी, इंडिया को दी, उसमें फेवर किसको दी, कांग्रेस को दी। बहुत नाइंसाफ़ी की लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्नाह के साथ, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनकी इंटेंशन थी गवर्नर जनरल बनने में, और वो उनको कौन बना रहा था, इंडिया बना रहा था। तो इसलिए वो किसके हक में, किसकी फेवर में थे, वो जी कांग्रेस की फेवर में थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या प्लानिंग की है कांग्रेस के साथ, वो ध्यान से सुने। कांग्रेस ये चाहती थी कि तकसीम हिंद ना हो, मींस नो पार्टीशन। तो लॉर्ड माउंटबेटन को इनको मनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि पीछे से ऑर्डर था कि तकसीम हिंद करो, कोई चॉइस नहीं थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ एक प्लानिंग की कि हम जिन्नाह को एक वीक पाकिस्तान देंगे, और वो इतना वीक पाकिस्तान होगा कि कायद-ए-आज़म मजबूर हो जाएंगे उसको दोबारा से मर्ज करने में। किसके साथ मर्ज करने में, इंडिया मींस हिंदुस्तान के साथ मर्ज करने में। सो ये एक प्लानिंग की गई। अब देखते हैं कि 3 जून प्लान के अकॉर्डिंग किस तरह प्रोविंसेस की डिवीजन हुई। नाउ 3 जून प्लान के अकॉर्डिंग किस तरह बरसगीर को तकसीम किया गया। सबसे पहले पार्टीशन हुई हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस की। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस कौन कौन से हैं, ऑलरेडी आई एलेबोरेट यू इन माय लास्ट लेक्चर। तो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस कौन कौन से हैं जी, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, यूपी, सीपी।
ये ऐसे इलाके थे, ये ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी भी थी। मतलब हिंदू मेजॉरिटी में थे, लेकिन मुसलमानों की भी बहुत सी तादाद यहाँ पर थी, लेकिन ज़्यादा कौन थे? हिंदू ज़्यादा थे। तो इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया, बहुत ही इंसाफ के साथ हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया। अब बात करते हैं उन प्रोविंसेस की जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी थी। सबसे पहले पंजाब। पंजाब में उस टाइम 57% मुसलमान थे। यहाँ पर बनाई गई एक बाउंड्री कमीशन, और बाउंड्री कमीशन का ये काम था, उसने डिसाइड करना था कि कितना पंजाब मुसलमानों को मिलेगा और कितना पंजाब हिंदुओं का। देखिए यहाँ पर क्या थी जी, 57% मुस्लिम मेजॉरिटी तो होना तो ये चाहिए था कि पंजाब पूरा का पूरा किसको मिलता? मुसलमानों को। लेकिन यहाँ पर बहुत नाइंसाफ़ी हुई, बहुत नाइंसाफ़ी हुई। तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी 1946 तक रही, यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी थी, और जो बाउंड्री कमीशन बनाई गई उसने पंजाब के वेस्टर्न साइड को, जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया, और ईस्टर्न साइड जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, इंडिया के साथ इल्हाक कर दिया। अब इस पॉइंट पे गौर करें, मैंने यहाँ बात की थी कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में मुसलमान भी थे, तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए था कि जहाँ पे मुसलमान थे उनको पाकिस्तान के साथ इल्हाक करते उन एरियाज़ को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया। बट पंजाब में उनको याद आ गया कि हिंदुओं को हिंदुओं के साथ ही इल्हाक करना है। फिर पार्टीशन हुई बंगाल की। बंगाल में भी मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, और बंगाल के ईस्टर्न साइड पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे, इसलिए पाकिस्तान के साथ उसको इल्हाक कर दिया गया, और वेस्टर्न साइड पे इंडिया के साथ इल्हाक कर दिया गया, क्योंकि वेस्टर्न साइड पे क्या थे जी? हिंदू थे। तो पंजाब और बंगाल की जब पार्टीशन हो रही थी, बहुत नाइंसाफ़ी हुई, और नाइंसाफ़ी इसलिए हुई क्योंकि जो ब्रिटिश थी वो कांग्रेस को नाराज़ नहीं कर सकते थे, उनकी ज़्यादा फेवर किसकी तरफ थी? कांग्रेस की तरफ थी। हालात उस टाइम बहुत ख़राब थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टीशन ऑफ सिंध। सिंध की पार्टीशन किस तरह हुई? सिंध में उस टाइम थी प्रोविंशियल असम्बली बनी हुई थी सिंध में, और इस प्रोविंशियल असम्बली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने सिंध को इल्हाक करना है, चाहे पाकिस्तान के साथ चाहे इंडिया के साथ। तो जैसे कि सिंध में मेजॉरिटी थी मुसलमानों की थी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। अब केपीके को डिवाइड किया गया, और केपीके में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। यहाँ पर रेफरेंडम हुए, और रेफरेंडम की बेस पर केपीके को पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया गया। फिर बात होगी असम में। असम में भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यहाँ पे भी रेफरेंडम हुए और इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। बलूचिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनने। बलूचिस्तान उस वक़्त कोई सूबा नहीं था। बलूचिस्तान उस वक़्त कोई सूबा नहीं था, इस बात को जहन में रखना है। अब जबकि वो सूबा नहीं था, इसलिए वहाँ पे कोई गवर्नर नहीं था, नो गवर्नर। वहाँ पर थे चीफ ऑफिसर, और जो बलूचिस्तान था, ठीक है, इसको किस तरह डिवाइड किया गया? यहाँ पर एक शाही गिरजा बुलाया गया। ये बात याद रहे, जब मैं बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ तो इसमें मैं एक पूरे के पूरे शहर को, एक पूरे एरिया को मैं स्किप कर रही हूँ। वो एरिया कौन सा है? वो है कोयटा। तो बलूचिस्तान में से अगर कोयटा निकाल दें तो बाकी पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान है उसको किसने डिवाइड किया? उसको डिवाइड किया एक शाही गिरजे ने। शाही गिरजा बुलवाया गया, उसने बलूचिस्तान को डिवाइड किया। देन कोयटा में थी म्यूनसिपल कमेटी थी, और इस म्यूनसिपल कमेटी ने मुस्लिम कल्चर कोयटा में था, इसको देखते हुए कोयटा को और बलूचिस्तान को किसके साथ इल्हाक कर दिया? पाकिस्तान के साथ। के बाद हम बात करते हैं स्टेट्स की। स्टेट्स बेसिकली क्या है? इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने। देखें, एक तो 11 प्रोविंसेस थे हिंदुस्तान में, उसके अलावा जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है उसका 1/3 पार्ट स्टेट्स पे कंपोज करता था। स्टेट्स मींस रियासतों पे कंपोज करता था। ये ऐसी रियासतें थीं जहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनकी हुकूमत नहीं थी, बल्कि जो राजाओं महाराजाओं की हुकूमतें थी। यहाँ पर इन स्टेट्स को किस तरह डिवाइड किया गया उसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे लिंक्ड करता है हमारा प्यारा कश्मीर। तो स्टेट्स की बात करें तो इन स्टेट को इंडिपेंडेंट रखने की बात की गई। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुने।
फ़र्ज़ करें कोई स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे कोई राजा हुक्मरानी करता है। अब उस स्टेट के लोगों, मतलब उस स्टेट में चाहे हिंदू मेजॉरिटी है, चाहे मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनकी रज़ामंदी, उन सब लोगों की रज़ामंदी और वहाँ पे जो राजा हुक्मरानी करे, उन दोनों की मर्ज़ी के बाद ये डिसाइड होगा कि रेदर वो स्टेट इंडिया के साथ या रेदर वो स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगी। मेरे पॉइंट पे गौर करें, मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी स्टेट है, उस स्टेट के मोनार्च मतलब हुक्मरान और उस स्टेट के लोगों की मर्ज़ी के बाद ये डिसाइड होना था कि उन्होंने किसके साथ जाना था। तो जो कश्मीर थी वो भी हमारी एक स्टेट थी सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। वहाँ पे मोनार्च, वहाँ पे जो हुक्मरान था वो कौन था? हरी सिंह था। हरी सिंह बेसिकली कौन था? एक हिंदू था और कश्मीर में उस वक़्त मुस्लिम मेजॉरिटी थी। अब मसला कश्मीर में क्या आ रहा था? कश्मीर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो ये कह रही थी कि हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना है, और जो हरी सिंह था वो हिंदू था और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर इसने बहुत सी गेम्स भी चलाई। तो सिर्फ एक क्लैश आया और इस क्लैश की बेस पे अभी तक जो कश्मीरी हैं, ठीक है, वो बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कश्मीर किस तरह डिवाइड नहीं हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कश्मीर को, कश्मीर के लोगों ने किस तरह स्ट्रगल की, मैंने ऑलमोस्ट 3 वीडियोस कश्मीर पे बनाई हैं। आप वो देखें, आपको सब आइडिया हो जाएगा किस तरह हरी सिंह ने नुकसान पहुंचाया कश्मीर के लोगों को। अगर वो उस टाइम सही फैसला ले लेता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना था। अब तकसीम हिंद हो चुकी है। ये वो टाइम था जब जिन्ना बहुत ज़्यादा मजबूर थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों मजबूर थे, क्यों परेशान थे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी थी और जितनी भी आर्म फोर्सेस थी वो हिंद में उतर चुकी थी और बहुत बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ। लेकिन ये बात याद रहे कि ज़्यादातर ब्रिटिश की फेवर किसके साथ थी? हिंदुओं के साथ थी। और जितनी भी नाइंसाफ़ी हुई मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है। ब्रिटिश ने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए थे। वो बहुत प्यार मोहब्बत से सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर देते एक जस्टिस को मद्देनज़र रखते हुए, तो शायद हालात इतने ख़राब ना होते। बट इट्स वीकनेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस थी। देन 18 जुलाई 1947 को 3 जून प्लान कानून आज़ादी हिंद में कन्वर्ट हो गया, एक कानून बन गया और फाइनली 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान बना। दैन 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बना। दिस इज़ ऑल अबाउट 3 जून प्लान 1947। प्री पार्टीशन हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 70% प्री पार्टीशन हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरह एडवेंट ऑफ इस्लाम हुआ और मोहम्मद बिन कासिम का क्या रोल था, मौलाना शिबली नमानी, लियाकत अली खान और इसके अलावा बड़े बड़े लीडर्स, इन सब का क्या रोल था वो देखना है। क्वेश्चन आ जाता है ऐसे लीडर्स पे। इसके बाद हम पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री पर स्विच करेंगे। So if you have any issue, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।